दोस्तों ये है हमारी साल 2020 और कोरोना पे सेकंड वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम साल 2020 के हर महीने में भारत में हुई अच्छी बुरी खट्टी मीठी ज़रूरी घटनाओं को रिकॉल करेंगे, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और इसका रिवीजन एक बार और होना चाहिए। तो साल 2020 के जनवरी में 27 तारीख को हमारे देश में केरला में पहला केस सामने आया था और उसके बाद 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए और उनके स्वागत में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया और फिर 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक पूरे देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया। दोस्तों अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो अप्रैल की शुरुआत में ही टीवी पर यह क्लियर कर दिया गया था कि लॉकडाउन को पूरे अप्रैल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच क्योंकि ट्रांसपोर्ट के सब साधन बंद हो चुके थे और जो व्यक्ति जहां है उसे वहीं रहने को कहा गया था, ऐसे में हज़ारों की संख्या में पूरे देश के माइग्रेंट्स की नौकरी और काम धंधे जब बंद हो गए तो लोगों ने पैदल ही अपने अपने गाँव और अपने अपने घर जाना शुरू कर दिया। दोस्तों वो सीन आज भी हमें याद है जब लोग अपने परिवारों और छोटे छोटे बच्चों के साथ साइकिल पे और पैदल ही अपने गांव वापस जा रहे थे। और ये घटनाएं वाकई में बहुत दुखी और परेशान करने वाली थी हम सब के लिए। सैकड़ों लोगों ने थकान और भूख की वजह से इसमें अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद 16 अप्रैल का वो दिन था जब पालघर में मॉब लिंचिंग में 3 साधुओं की बहुत बेदर्दी से पुलिस के सामने ही हत्या कर दी गई थी और मीडिया ने उस खबर को पूरे दिलोजान से और इमोशन से दिखाया था। और जी न्यूज़, आज तक और रिपब्लिक भारत ने तो कुछ ज़्यादा ही चीख चिल्लाकर साधुओं के हत्यारों को सज़ा दिलाने की नाकाम कोशिश की। ज़रा भाई साहब अब कोई पूछ लो उनसे कि कहाँ है वे हत्यारे और कितनों को सज़ा मिल गई। अब बात करते हैं मई की। तो मई में ज़्यादातर खबरें इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर झगड़े और तनातनी को लेकर ही आई और उसमें सैकड़ों इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स फिस्ट फाइटिंग और स्टोन थ्रोइंग में घायल हुए। फिस्ट फाइटिंग समझते हैं ना आप? अरे जिसे देसी भाषा में गुटम गुट बजना कहते हैं, दैगुट दैगुट दैगुट। और स्टोन थ्रोइंग यानी पत्थरबाजी, यानी सैनिकों ने गुटम गुट बजा के और पत्थर बजा के चाइना ने जो कोरोना वायरस दिया दुनिया को, उसका थोड़ा सा बदला ले लिया, बस ये मान लो आप। तो ये होती है फिस्ट फाइटिंग और स्टोन थ्रोइंग। अब बात करते हैं जून महीने की। तो 5 जून को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को एक तरीके से प्रस्तावित किया, जिन्हें बाद में बिल के रूप में प्रपोज किया गया और एक एक्ट के रूप में पास किया गया, जिससे क्या राय था फैला वो आज हम किसान आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद 14 जून को बॉलीवुड के स्टार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए और सुशांत के केस में मीडिया ने खूब टीआरपी बटोरी और लगभग 2 महीने तक वो केस उछला और बॉलीवुड में ड्रग्स के कनेक्शन भी सामने आए। और उनके केस में रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने ऐसे तवज्जो दी मानो 5-7 दिन में ही वो केस को सॉल्व करा देंगे। अब बता दो भाई, कहाँ गई वो देवी जी रिया चक्रवर्ती और क्या उखाड़ लिया मीडिया ने उसका? ऐसा भी तो हो सकता है कि अब मीडिया के एंकर से उसके साथ बैठ के सुट्टे मार रहे हो। यू नेवर नो दैट। इसी बीच सारे देश में चाइना के खिलाफ नफरत और बगावत की भावना को देखते हुए भारत सरकार ने 29 जून को 59 यानी कि 59 चाइनीज़ ऐप्स, जिसमें कि टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर और यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप्स भी शामिल थे, उनको बैन कर दिया, जिससे विशेष रूप से टिकटॉक वाली रंग बिरंगी और चमकीले चूज़ों जैसी जनता को किसी भी तरह 30 सेकंड के वीडियोस बनाकर उनके सेलिब्रिटी बनने के सपनों को भारी आघात पहुंचा। हालांकि मैं ये बात मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है भाई कि चाइना हमारे लिए कितना ही बुरा सही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति को, अपनी राष्ट्रीय प्रगति को इंडिविजुअल तरक्की के लिए न्यौछावर नहीं किया। वो आज भी इंग्लिश के पीछे पागल नहीं है हमारी तरह।
और वहाँ की राष्ट्रीय भाषा मैंडरीन, जिसे हम चाइनीज़ भाषा भी बोल देते हैं, उसको उन्होंने पूरे सम्मान से और आत्मविश्वास से दुनिया की हर भाषा से ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। और चाइना ही नहीं, जापान ने, फ्रांस ने, सभी ने दिया हुआ है, हमें छोड़ के। मुझे भी अपने देश भारत से बहुत प्यार है, लेकिन दुख होता है ये सोचकर और जानकर कि कितनी आसानी से और बेशर्मी से आज़ादी के बाद हमने और हमारी पुरानी पीढ़ियों ने खुद को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया और हम मानसिक रूप से उनकी भाषा और उनकी चीज़ों के आज भी गुलाम हैं। ना तो कोई यहाँ हिंदी का सम्मान करता है, और लैंग्वेज की जो जननी, जो मातृभाषा संस्कृत है, जिसे यूरोप के सारे देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और ख़ुद अमेरिका भी लगातार जिस पे रिसर्च कर रहा है, जिससे कंप्यूटर की कोडिंग को जन्म मिला हो, उसे हमने पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर बेइज्जत करके साइड में रख दिया है। और वो सिर्फ पंडित लोग मंत्रों में बोलते हैं, बाकी हम नहीं जानते उसको। और हम संस्कृत की गहराई को ना समझ के वाइट हेड जूनियर और बायजूस से अपने बच्चों को 30 मार्क बनाने के सपने देख रहे हैं। एनीवेज, अब तो दलदल बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और ऐसी बातें करना सही नहीं लगता लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2020 में तो 3 जुलाई को यूपी पुलिस के 8 जवानों को वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे, जो कि कानपुर के आसपास का था, उसने और उसके गैंग ने मार गिराया। इस सब में भी कई पुलिस वालों और नेताओं के इन्वॉल्व होने की न्यूज़ चलती रही। और विकास दुबे क्योंकि गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन था, तो उसका किसी न किसी से कनेक्शन होना लाजमी था। और विकास दुबे को आखिर में 10 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया और उसको कानपुर हाईवे पर बहुत ही बचकाने से और अजीब से ढंग से एनकाउंटर में मारा गया। और ये जो एक हफ़्ता गुजरा 3 जुलाई से 10 जुलाई का, इस दौरान मीडिया चैनल्स ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया और 24 घंटे दिन रात सिर्फ विकास दुबे की ही न्यूज़ चलती रही। विकास दुबे क्रिमिनल था तो उसका एनकाउंटर तो होना ही था, लेकिन उसके केस में तमाम मीडिया की गाड़ियां भी विकास दुबे की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी जब वो जेल में पकड़ा गया। और अचानक से हाईवे पर उन सारी मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया और थोड़ी देर बाद विकास दुबे की गाड़ी को पलटा हुआ दिखाया गया और कहा गया कि वो गाड़ी में से भाग रहा था, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। ये तो बड़ा अजीब और फोड़ सा और बेवकूफ़ी भरा हुआ काम करके दिखाया हमारी पुलिस ने, जैसे कि सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर विकास दुबे कोर्ट में पहुंच जाता तो कई नामी गिरामी पुलिस ऑफिसर्स और नेताओं के भी नाम सामने आ सकते थे। तो शायद इसीलिए पुलिस के पास उसको बीच रास्ते में ड्रामा करके मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी लॉजिकल क्वेश्चंस तो 1-2 डिबेट के अलावा हमारे यहाँ कोई पूछ ही नहीं सकता, और अगले ही दिन कोई बड़ी मसालेदार न्यूज़ तैयार कर दी जाती है मीडिया के द्वारा। तो ऐसे कुछ हाल है हमारे देश के शासन और प्रशासन सेवाओं के। इसी बीच 17 जुलाई को कोरोना के हमारे देश में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केसेस हो चुके थे, जो कि मीडिया में बताया और दिखाया जा रहा था। लेकिन रियल केसेस की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बुरी खबर में डेटा को बहुत कम करके दिखाया जाता है ताकि लोगों में हड़बड़ी ना फैले। इसके बाद 29 जुलाई को हमारे देश में नई NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी। NEP इससे पहले 1986 में लागू की गई थी हमारे देश में, और अब इसे चेंज और अपडेटेड किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स छोटी क्लासेस से ही सेलेक्ट कर सकें, और जिसको जितना पढ़ना है वो उतना पढ़ के ग्रेजुएशन में कभी भी ड्रॉप आउट कर सकता है, और उसको उसी बेसिस पे सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री दी जाएगी। तो इससे हमारी पूरी शिक्षा पद्धति को इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बनने का अवसर मिलेगा। हालांकि
इतने बड़े देश में इसको पूरी तरह से लागू करने और टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स और पेरेंट्स इसको लेकर क्या रिएक्शन देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसी भी पॉलिसी का कागज़ पे बनना एक बात है और उसका सही ढंग से इतने बड़े देश में लागू होना एक अलग बात होती है। अब बात करते हैं अगस्त महीने की। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर में भूमि पूजन किया और उसकी नींव का पहला पत्थर स्थापित किया। उसके बाद 11 अगस्त को हमारे देश के ट्रांसपोर्ट और MSME, भाई ये MSME की फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और आती भी रहेगी। तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब जब नाम आ गया तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। देखिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिसकी लिमिट 25 लाख से कम होती है, मतलब वो बिज़नेस 25 लाख से ज़्यादा टर्नओवर ना करता हो। स्मॉल एंटरप्राइजेस उसको बोलते हैं जिसकी लिमिट 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक के बीच में होती है। और मीडियम एंटरप्राइजेस उसको बोलते हैं जिसकी लिमिट 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के बीच में होती है। और ये किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार डिपेंड होता है और बिजनेस इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करते हैं। तो इस विभाग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अतुल्य नाम की ऐसी माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया जो कि पूरे प्रेमिसेस को केवल 30 सेकंड्स में ही डिसइंफेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं सितंबर महीने की। तो 3 सितंबर को 118 चाइनीज़ ऐप्स जिसमें PUBG भी शामिल था, उनको बैन कर दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे और बड़े भी PUBG में दिन रात पूरी मेहनत से डूबे हुए थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। PUBG को बैन करने का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दिया कि ये एप्लीकेशन हमारे देश की डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ ही इंटीग्रिटी के लिए भी सही नहीं है। इसके बाद 14 सितंबर को पार्लियामेंट के मॉनसून सीज़न के पहले ही दिन एग्रीकल्चर में सुधार के लिए 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए और इनके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि इनको लेकर सरकार और किसानों के बीच अभी तक झगड़ा चल रहा है और इसे लेके क्या क्या रायता फैला है वो सब टीवी पे लगातार दिखाया जाता रहता है। इसके बाद 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद केस में, जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उस केस में तथाकथित दोषी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 लोगों को पर्याप्त सबूत ना होने के कारण बरी कर दिया गया। तो भाई ये बाबरी मस्जिद का केस क्या था, देखिए 1528 में तब तक उस ज़मीन पर श्री राम का मंदिर था और वहाँ पर बाबर गया एक हफ्ते के लिए अयोध्या में और उसने उस मंदिर को तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई। तो 1992 में उस मस्जिद को तोड़ के वापस से मंदिर बनाने के लिए चीज़ें हुई और इसमें ये केस चल रहा था। और अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। तो 31 अक्टूबर को हमारे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए उनकी सरकार एक नया कानून लाएगी। इसी बीच क्रिकेट के फैंस के लिए क्रिकेट का महा त्योहार IPL 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किया गया, जिसमें ऑलमोस्ट हर बार की तरह मुंबई इंडियंस फिर से चैंपियन बनी। दुबई, शारजाह, ये याद है ना आपको, इंडिया के मोस्ट वांटेड क्राइम लॉर्ड और ड्रग डीलर के साथ साथ मैच फिक्सर दाऊद इब्राहिम यहीं कहीं रहते हैं वो। तो क्या क्रिकेट में आज भी खुलेआम सट्टा लगता है और खिलाड़ी जैसे कि मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, नैन मोंगिया, मनोज प्रभाकर, हैंसी क्रोनिया, हर्षल गिब्स और श्रीशांत की तरह अब भी मैच फिक्सिंग करते होंगे? यू नीड टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। इसको बताइए आपके इस पर क्या विचार हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन ज़रूर दबाना ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।